नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सभी दल पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड में पहले ही चरण में 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस तमाम पार्टियां जो उनके प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है और सभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही जहां भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में 5 सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को मात देकर अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने पिथौरागढ़ बेताल घाट में जनसभाएं की है, जनसभा को संबोधित भी किया और जनता से वोट करने की अपील भी की है। लोकसभा चुनाव में भी आज यहाँ जनसभा हो रहे हैं, जिनमें हम सब लोग बहुत थोड़ी संख्या में यहाँ पुज रहे हैं। अपर आशीर्वाद हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के साथ हम सब लोग पूरी कमर कसबे आज ये सभा में आ रहे हैं। ये सभा में अल्लाह जनरल अपन बहुत सारी बात हमारे समझ में रखी कि उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ रहे, राज्य की सरकार से वो सरकार की तरफ रहे, वो में हमारा यहाँ लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जिसमें हमारे 14 विधानसभा होना है। सरोवर नगरी नैनीताल की बेताल घाट तहसील में आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर आप सबके द्वारा जो ये प्रेम यहां पर देखकर मैं सचमुच बहुत भाव विभोर हो रहा हूं। और मुझे लगता है कि जैसा अभी सरिता दीदी यहां से कह रही थी हमारी विधायक जी कि बहुत सारे काम अभी इन्होंने कर दिए हैं, बहुत सारे काम इन्होंने मुझसे भी करवाए हैं, लेकिन आज हमने जो पहली जनसभा की शुरुआत भगवान बेतालेश्वर की भूमि से किया है, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेकर इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाना ये हमारे संकल्प में है। हम संकल्प लेंगे कि आज जो हमें अभी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे भविष्य में होने हैं, बहुत सारी योजनाएं आगे बढ़नी है। मुझे पता है यहाँ सड़कों की स्थिति अभी खराब है, अभी पानी की व्यवस्थाएं और अच्छी होनी है। जल जीवन मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो हमको घर घर तक उतारना है। चुनाव के पश्चात हम उस पर और तेजी से। और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर ईडी का समन यह मिला है और इस समन के मुताबिक उन्हें 2 अप्रैल को पेश होना है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का कहना है कि राजनीति बदले की भावना के तहत सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को दबाना चाहती है, उन्हें परेशान करना चाहती है। पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि अगर किसी नेता ने गलत किया तो उसे सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बार बार विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के जरिए उन्हें डराना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनेताओं के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, राजनीतिक बदले की भावना से डराने और धमकाने का काम कर रही है। और जो पुराने मामले भी हैं उन मामलों में समन कर रही है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है और अन्यायपूर्ण बात है। हमारा साफ कहना है कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो सुसंगत धाराएं भी हैं, आप उनमें कार्रवाई कर सकते हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटी हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार में है और एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने स्तर पर जो है लिस्ट जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो अभी आना बाकी है। वहीं कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बताया कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। ऑल इंडिया लेवल पर सिर्फ एक लिस्ट बनेगी और इस लिस्ट को
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसको तैयार करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनेताओं के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, राजनीतिक बदले की भावना से डराने और धमकाने का काम कर रही है, और जो पुराने मामले भी हैं उन मामलों में संबंध कर रही है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है और अन्यायपूर्ण बात है। हमारा साफ कहना है कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो सुसंगत धाराएं भी हैं, आप उनमें कार्रवाई कर सकते हैं। और वहीं टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने सहसपुर विधानसभा में जनसंपर्क किया और इसी के साथ ही कई सभाओं को भी उन्होंने आयोजित किया है। इस दौरान ज्योत सिंह गुनसोला ने कहा कि देश की जनता अब परिवर्तन चाहती है, जनता इस सरकार से पूरी तरह से परेशान है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया। धीरे धीरे अपना मन बना चुकी है कि परिवर्तन की बात जनता की तरफ से ही निकल के आ रही है कि इस सत्ता का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि न महंगाई की कोई राहत मिल रही है, न बेरोजगारी पर कोई राहत है, ना ही जो है महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई राहत है। नौजवानों के हाथ खाली हैं, किसानों की हालत ये देख रहे हैं आप कि किसान जो है शहादतों पे शहादतें दे रहा है, लेकिन दिल्ली जाने का अवसर नहीं। एमएसपी की बात खुद सरकार ने की थी, आज एमएसपी भूल गई है। तमाम उद्योगों की स्थिति है कि उद्योग प्लान करने को तैयार हैं। अब ये देखिए, जितने उद्योग तत्कालीन तिवाड़ी जी की सरकार में यहाँ स्थापित हुए थे, वो भी धीरे धीरे जो है टैक्स ऑलरेडी करके निकल जा रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? लोग नौजवान पलायन की ओर जा रहा है, कहाँ क्या करेगा? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को भी अंतिम रूप दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझाव को शामिल करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में रथ में रवाना यह किया था और संकल्प पत्र संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के 70 विधानसभा से जनता की ओर से करीब 70,000 उनको सजेशन मिले हैं। इसके अलावा नमो ऐप के माध्यम से भी सुझाव मिले हैं, जिसमें 60% प्रदेश के लिए और 40% केंद्र के लिए सुझाव मिले हैं। संबंध में विस्तार से जनता से इसके बारे में सुझाव लिए हैं कि हमारा संकल्प पत्र कैसा होना है। 15 फरवरी को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, अभियान की शुरुआत हुई थी और लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों ने 70 विधानसभाओं में अपने सुझाव दिए। इसके अलावा जो लोगों ने सीधा नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेजे हैं और कुछ लोगों ने पत्र के माध्यम से भी अपने सुझाव सीधा केंद्र को भेजे हैं। और उत्तराखंड का क्षेत्रीय पार्टियों का उत्तराखंड रीजनल्स पार्टी अलायंस सभी 5 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दे रहा है। वहीं आज यूआरपीए से जुड़ी 6 पार्टियों ने हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार को अपना समर्थन दिया। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समर्थन देने का यह बड़ा ऐलान किया गया है। इस दौरान यूआरपीए के प्रतिनिधियों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो सांसद उत्तराखंड और यहां के मुद्दों को संसद में उठाएगा, ऐसे उम्मीदवारों को क्षेत्रीय पार्टियां अपना समर्थन दे रही हैं। उत्तराखंड में जितने भी सक्रिय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड विकास पार्टी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, उत्तराखंड जनसमर्थन पार्टी और हिमालय क्रांति पार्टी, लगभग 6-7 पार्टियों ने हमारा एक अलायंस है, उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस यूआरपी, और हमने ये तय किया है कि इस बार देश की संसद में उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लड़ने वाले, उत्तराखंड के मुद्दों को उठाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय अलायंस क्षेत्रीय पार्टी से हों, हम सब लोग मिल करके अपने
अपने सारे जो बेसिक जो इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज, उनको साइड रख करके एक मुश्त होकर के जो है उन सभी लोगों के हित में खड़े होंगे। और में एक बड़ा जो वर्ग है वो पर्वतीय मूल का है। जैसे कि आप ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये जो अलायंस है दलों का, इस अलायंस से कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर मिलेगा। और मैं इस बात के लिए इनका स्वागत भी करता हूं कि हम जो हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में स्वयं आगे बढ़कर इन लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। हरीश रावत के राहुल गांधी को पप्पू कहने वाला बयान इस वक्त सुर्खियों में है, जिसके बाद बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम की यह हरकत बेहद ही शर्मनाक है, जिससे पता चलता है कि उनकी खुद की पार्टी के लोग राहुल गांधी की कितनी इज्जत करते हैं। दरअसल हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि बीजेपी के छोटे बड़े नेता पप्पू पप्पू कहने में रहते हैं, लेकिन पप्पू से तो पप्पू बेहतर होता है क्योंकि वो प्यारा होता है। श्री बीरेन्द्र रावत को जो 25 साल की राजनीति के बाद आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट हासिल कर सके हैं, उनको भी पप्पू बता रहे हैं। तो मैंने कहा पप्पू के बजाय पप्पू तो अच्छा है, संघर्षशील है, आगे सीखेगा, वो नौजवानियत का प्रतीक है होता है। और जो गप्पू हैं वो तो देश के लिए बड़े बाहरी पड़ते हैं। पूरी भाजपा गप्पू है, उनका शीर्ष से लेकर के उनके स्थानीय लोग तक जो है केवल गप्पाजी करते हैं। तो जो गप्पू हैं, गप्पू पप्पू से ज्यादा देश के लिए, पप्पू तो जो है देश के भविष्य के लिए चिंतनशील लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, लेकिन जो गप्पू हैं वो देश का शोषण करने वाले हैं और देश को भरमाने वाले लोग हैं और केवल गप्पाजी करने वाले लोग हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा दी है, बड़ी शर्मनाक है। आप देखिए कि अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता को पप्पू बोलकर संबोधित कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप गांधी परिवार का और अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता का कितना सम्मान करते हैं। और ऐसा इसलिए हरीश रावत कर रहे हैं क्योंकि अब मसला जो है हरीश रावत के अपने लप्पू का है। और देहरादून के पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव दिलीप ज्वालकर ने की है। और बैठक में लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी हुई है। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक ने आगामी लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था के मुद्दे से गृह सचिव दिलीप ज्वालकर को अवगत भी करवाया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारे कैंप पहुंचे हैं, जहां पर यह घटना घटी है। वहां पर पहुंचकर उन्होंने बाबा तरसेम सिंह को श्रद्धांजलि दी है। दरअसल नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा कार सेवक प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की आज सुबह अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तरसेम सिंह पंजाब और तराई में सिखों के सिरमौर भी वो माने जाते थे और इस हत्या से पंजाब में गमगीन का माहौल है। डेरा कार सेवा परिसर के अंदर ही उनकी ये निर्मम हत्या हुई है। उन्हें सुबह 6 बजे बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तरसेम सिंह ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। ये पीछे देखिए, आज सुबह 6:15 और 6:30 के बीच में, तो अर्ली मॉर्निंग जहाँ पर कोई भी नहीं था, जो बाबा जी अपना नित्य कर्म करते हुए यहाँ पे एक कुर्सी में बैठे थे डेरे के अंदर। तो डेरे की बिल्कुल मेन गेट के सामने ही बैठे थे। तो बाबा जी अपना फोन पे कुछ काम कर रहे थे। तो एक बाइक में 2 लोग आते हैं, दोनों पगधारी लोग हैं, बेसिकली पग पहने हुए 2 लोग आते हैं और बाइक में ठीक ठाक स्पीड, मतलब मीडियम स्पीड में आते हैं और दूर से ही एक लॉन्ग वेपन से एक गन शॉट मारते हैं।
तो तब बाबा जी उठ के थोड़ा सा आगे इधर देखते हैं, तब तक वो फिर से मुड़ के एक और गन शॉट मारते हैं। कुल मिला के 3 सेकंड के अंदर, मात्र 3 सेकंड के अंदर 2 गन शॉट मार के ये ठंडे कुएं वाला रास्ते से चले जाते हैं। दोनों का क्लियर फोटोज आ रहे हैं, क्लियर वीडियोस आ रहे हैं। सुबह 6 बजे बाबा जी डेरे में बैठे थे, नाना बत्ता डेरे में। वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई है। अभी स्वस्तिक हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ इनको मृतक घोषित कर दिया गया है। इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। लॉ ऑर्डर इशू सब नॉर्मल है और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी है उनके खिलाफ उनके जाँच करें। और ये देखिए, आज सुबह हम लोगों के पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज उससे करीब आधा पौन घंटा पहले लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में नानक मत्ता गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और भी केदारनाथ यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम में कई फीट बर्फ भी पड़ी है, जिसे हटाने में डीडीएमए विभाग के 95 मजदूर इस वक्त वहां पर लगे हुए हैं और इन मजदूरों ने अभी तक हेलीपैड तक बर्फ हटाने का काम यह पूरा कर दिया है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के अंदर मजदूर केदारनाथ धाम तक बर्फ हटाने का काम पूरा कर लेंगे। और इस पर जानकारी देते हुए डीडीएमए अधिशासी अभियंता ने बताया कि बर्फ हटाने का काम लगातार युद्धस्तर पर जारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। गत माह हुई भारी बर्फबारी के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से वो पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लोनी गुप्तकाशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट की ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। वहां पे बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और अभी भी श्री केदारनाथ धाम में लगभग 2 से 3 फीट का बर्फ पड़ी हुई है, जिसको हटाने का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। और हल्द्वानी में कुमाऊं का पहला लेजर केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ यह हो गया है। इस एडवांस लेजर केयर हॉस्पिटल्स कुमाऊं क्षेत्र का पहला एकमात्र ये लेजर हॉस्पिटल है जो पूरी तरह से सुविधाओं से लैस है और इसका शुभारंभ निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने किया है। इस मौके पर शहर के कई चिकित्सक और अधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोगों ने ये जो एडवांस लेज़र केयर हॉस्पिटल खोला तो ये बेसिकली लेज़र से रिलेटेड ट्रीटमेंट जैसे पाइल्स, फीसर, फेस्टुला से संबंधित ट्रीटमेंट होगा और इसमें डे केयर ही मोस्टली पेशेंट एडमिट होते हैं। डे केयर में ही छुट्टी मोस्टली दे दी जाती है अगर ज़रूरत ना हुआ तो जो चीज़ों को लेके उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कोशिश ये है कि बाहर ना जाके उन्हें वो ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाए। लोगों का जो हमने जो हॉस्पिटल रेट यहाँ पे बनाया है रेट लिस्ट, वो यहाँ के लोगों के अफोर्डिंग कैपेसिटी देखते हुए बनाया है और इट इज़ अबाउट समझिए कि जो दिल्ली एज़ कंपेयर टू दिल्ली ये 30-40% रिड्यूस्ड अमाउंट है कि लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था। तो एक तो फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी, दूसरी है कि यहाँ पे उनको रेट भी कम लगेगा। तो जैसे कोई अगर लेज़र पाइल्स कराते हैं जनरल वार्ड में तो उनको लमसम 35 से लेके 37,000 का पैकेज है टोटल हमारा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।